Hello everyone. Today we start a new chapter, atomic structure, after the finish of the basic principle of chemistry. Clear? जैसे देखो नाम से फीलिंग्स आ रही होगी आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर इट मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जो एटम की पर जो स्टडी हुई है वो कैसे हुई है? सबसे पहले डोल्टन कॉन्सेप्ट आया था। डोल्टन कॉन्सेप्ट के बाद में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड मॉडल, इस तरह से लगातार मॉडल्स आते गए। उसके बाद में इसकी स्टडी का पता चला। तो सबसे पहले जो एटम पे काम किया है वो किसने किया है? डोल्टन ने किया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है अपने पास? डोल्टन्स एटॉमिक कॉन्सेप्ट या डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इज दैट क्लियर? देखो डोल्टन ने सबसे पहले एटम्स के ऊपर काम किया और जो कॉन्सेप्ट दिए इसने 3-4 पोस्टुलेट दिए जो प्रेजेंट टाइम में टोटली डिसरिगार्डेड है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो स्टोरी है वो यहीं से ही स्टार्ट होती है। डोल्टन्स के अकॉर्डिंग हम पोस्टुलेट की बात करें तो डोल्टन सेज दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसने पहला जो कॉन्सेप्ट दिया या पोस्टुलेट दिया वो क्या था? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच फर्दर कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, which further cannot be subdivided, is that clear? अकॉर्डिंग टू डोल्टन्स जो एटम है, एटम्स को क्या कहा गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का जिसको आगे सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। क्लियर? और इसका जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या था? एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ये उसका सेकंड पोस्टुलेट था कि जो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है किसी दूसरे एलिमेंट से। क्लियर? और इसका जो थर्ड पोस्टुलेट था वो क्या था? व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो। डिफरेंट एटम्स आर कंबाइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। कि कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो जो एटम्स हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट एटम एक सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल 2mg + O2 कन्वर्ट इनटू 2mgO। तो सिंपल रेशियो है आपके पास 2:1 है, 1:1 हो सकता था, 1:2, 1:3, इस तरह से प्रोपोर्शन हो सकता था। और इसका जो लास्ट पोस्टुलेट है वो क्या है? एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका जो लास्ट पोस्टुलेट था वो क्या था? एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि एटम को आप न तो क्रिएट कर सकते, नहीं क्या कर सकते? डिस्ट्रॉय कर सकते। दीज आर द 4 पोस्टुलेट ऑफ डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो डोल्टन ने एटम को क्या माना है कि इंडिविजुअल पार्टिकल माना कि वो एक अकेला पार्टिकल है और वो आप फर्दर सब डिवाइडेड नहीं होगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच फर्दर कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से देखेंगे तो वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट एटम्स आर कंबाइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड।
एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऑल अबोव पोस्टुलेट आर डिसरिगार्डेड। ये सारे के सारे पोस्टुलेट थे वो क्या थे, डिसरिगार्डेड थे। क्यों? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इन सब के एक्सेप्शन लिखते जा रहे हैं अपन। एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम क्या कह सकते हैं, एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन विच इज द सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रेजेंट टाइम में अपन देख रहे हैं कि एटम के 2 पार्ट है, एक तो न्यूक्लियस है, एक उसका ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन लाइज रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज सिमिलर ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ द आइसोटोप। नेचर के अंदर क्या होता है, आइसोटोप भी पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1H1 है आपके पास, 1H2 है, 1H3। तो ये तो क्या है आपके पास, प्रोटॉन है, ये ड्यूट्रॉन है, और ये क्या है आपके पास, ट्रिटियम है। दीज आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो डॉल्टन की जो ये पोस्टुलेट था सेकंड, वो क्या कह रहा था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट इट इज नॉट ऑलवेज सेम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि एक ही एटम के आइसोटोप भी एग्जिट करते हैं, जिनका जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इस तरह से। तो हमेशा कह सकते हैं ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द आइसोटोप एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। देखिए आजकल अपने पास क्या है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड भी एग्जिट करते हैं। फॉर एग्जांपल Fe0.93 एंड ऑक्सीजन 1.00, दिस इज द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। इट इज द स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड विच हैव द सिंपल रेशियो। लेकिन मैं Fe की बात करूं तो कितना है, 0.93, ऑक्सीजन 100 है। ऐसे और एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर, निकल 0.98 एंड ऑक्सीजन 1.00। क्लियर? ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड द पोस्टुलेट थर्ड इज डिसरिगार्डेड। इज दैट क्लियर? एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम कैन बी क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जो आपके पास फोर्थ पोस्टुलेट था ये भी डिसरिगार्डेड था। क्यों? एटम कैन बी क्रिएटेड, एटम कैन बी क्रिएटेड by the help of artificial radioactivity। इज दैट क्लियर? तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की अपन बात करें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एटम को क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर द 4 पोस्टुलेट जो कंप्लीटली क्या थे, डिसरिगार्डेड थे। मेटल एटम को सब डिवाइडेड किया जा सकता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज नॉट सिमिलर। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्टेंस में होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करें। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम कैन बी क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अब आगे की कहानी ये है इसके अंदर कि डॉल्टन का कॉन्सेप्ट है वो डिसरिगार्डेड हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो गया। जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हुआ उसी समय माना गया कि डॉल्टन का जो कॉन्सेप्ट था एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो एटम को तो डिवाइड कर लिया गया, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट देखिए अपने पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका क्रेडिट तो किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ माइकल फेराडे का भी है। माइकल फेराडे भी उस टाइम पर डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जो जे थॉमसन है ही वाज स्टडिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज। ये जो आपके पास जे थॉमसन है
ये गैसों की कंडक्टिविटी की स्टडी कर रहा था एंड ही फाउंड दैट गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल कंडीशन। जो जे थॉमसन है वो गैसेज की कंडक्टिविटी की स्टडी कर रहा था और उसने ये पाया कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर मैं बात करूं देन गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे उसने क्या किया, प्रेशर को कम किया और वोल्टेज को बहुत ज़्यादा किया तो गैसेज स्टार्ट कंडक्टिविटी, तो गैसेज स्टार्ट द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चालू कर दिया। और इस सिचुएशन के अंदर क्यों कर दिया, पहली बात तो चालू गैसेज आर स्टार्ट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर आयोनाइज। इस सिचुएशन में क्या हो गई थी, वो आयोनाइज हो गई थी। जब प्रेशर को लो रखा जाएगा और वोल्टेज हाई किया जाएगा तो गैसेज पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। इट मीन्स आयोनाइज होने का मतलब जैसे हाइड्रोजन गैस थी तो H कन्वर्ट इनटू द H+ एंड इलेक्ट्रॉन व्हेन वी अप्लाई द लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। क्लियर। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, कुछ इनविजिबल रेज निकली और इनविजिबल रेज को क्या कहा गया, कैथोड रेज कहा गया। टोटली जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे डिपेंडेड था, वो ये जे थॉमसन ये स्टडी कर रहा था कि गैसेज होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, वोल्टेज को हाई किया, प्रेशर को लो किया तो गैसेज ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट कर दी। रीजन क्या था, बिकॉज दे आर आयोनाइज, क्योंकि उस टाइम पर क्या हो गई थी, वो आयोनाइज हो गई थी। क्लियर। अभी इस सिचुएशन के अंदर कुछ रेज, इनविजिबल रेज निकली। उन इनविजिबल रेज को क्या कहा गया, इनविजिबल रेज को कैथोड रेज कहा गया था। दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तो अपन ये बात जानते हैं लेकिन उस टाइम पता नहीं थी। दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन। देखिए जो एक्सपेरिमेंट है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किया गया है, जो आपके सामने है डिस्चार्ज ट्यूब। ये कैथोड पार्ट है और ये परफोर्टेड एनोड पार्ट लिया है अपन ने। हम रीजन समझेंगे कि परफोर्टेड एनोड पार्ट क्यों लिया गया है। और ये आपके पास एक इंडक्शन कोइल है, बैटरी है, जिससे आप हाई वोल्टेज इसमें जनरेट करोगे। क्लियर। और इनविजिबल रेज डार्कनेस इनसाइड द ट्यूब, यहाँ से कैथोड से कुछ रेज निकली थी। क्लियर। अब ये कैसे पता चला कि रेज थी, वो धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टीज की जब हम स्टडी करेंगे तब अपने को पता चलेगा। क्लियर। ये एक वैक्यूम पंप लगाया गया है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और इसके अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज और गैस एट वेरी लो प्रेशर फिल की गई है। लो प्रेशर फिल करने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ अमाउंट ऑफ गैस बहुत कम ली है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ गैस का अमाउंट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या किया गया है, ZNS की क्या लगाई गई है, इसको ZNS से कोटेड किया गया है। ZNS एक ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर मान लो कोई भी पार्टिकल आकर के गिरेगा तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, जिसे फ्लोरेसेंस फोस्फोरेसेंस प्रोसेस भी कहा जाता है। जूल थॉमसन ने कुल मिला के टोटली बात यही थी कि जब इतना वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो गैसेज पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं एंड सम इनविजिबल रेज आर स्टार्ट टू कम्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कुछ रेज निकलती है जो किधर से किधर जाती है, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। टोटली जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे डिपेंडेड है, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे डिपेंड है। यानी कि यही वो प्रोसेस है जहां से गैस क्या होगी, ये वो कंडीशन है जहां से गैस क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां से कुछ इनविजिबल रेज निकली जो किधर की तरफ जा रही थी, कैथोड टू एनोड जा रही थी। इन्हीं रेज को, ये जो कैथोड रेज है ये कुछ पार्टिकल से बनी हुई है, उन पार्टिकल्स को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन कहा है। देन वी कैन से कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे हम, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन ही था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज अपन बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है अपने पास, दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस बात से क्या पता चला
कि जब यहाँ पर क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ये डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्यों, सपोज करो जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इसकी तरफ, अब क्या होगा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो किधर की तरफ भी चाहे से वो क्या हो, डिफ्लेक्ट होगा। और यदि ये चार्ज पार्टिकल नहीं होता तो क्या होता, सीधा का सीधा ही क्या हो जाता, निकल जाता। तो ये जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रे जब डिफ्लेक्ट होती है, सो वी कैन से दे आर मेड अप ऑफ। तो सेकंड पॉइंट क्या आया आपके पास, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये किससे बनी हुई है, चार्ज्ड पार्टिकल से बनी हुई है। इज दैट क्लियर। तो दो कंक्लूजन हमारे पास आए। हमने क्या किया, इस कैथोड रेज के आसपास क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, देन ये डिफ्लेक्ट हो गई। यदि ये चार्ज नहीं होती तो सीधी की सीधी ही निकल जाती, बट ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इसलिए क्या हुआ, ये क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। थर्ड पॉइंट अपने पास है, जब दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, दे आर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। क्या कह रहा हूं मैं, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज, इट मीन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब इन रेज पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। देखिए हमने क्या किया, कैथोड रेज को पास करवाया किस में से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। तो कैथोड रेज थी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्या लगा दूं, पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट लगा दी, तो कैथोड रेज का जो मूवमेंट है वो किधर की तरफ हो जाएगा, इन पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ हो जाएगा। इससे प्रूव होता है कि इनमें जो पार्टिकल हैं उनमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये एक बात से और प्रूव हुआ था, ये कहां जाकर के टकरा रही थी, एनोड पे टकरा रही थी। क्लियर। और हमने अब ये भी कैसे पता चला कि एनोड पे टकरा ही रही थी ये रेज, हमने क्या किया, परफोर्टेड एनोड काम में लिया। परफोर्टेड का मतलब एनोड के बीच में जगह जगह पर क्या कर दिया, छिद्र कर दिए, और यहां हमने क्या कर दिया, ZnS की स्क्रीन लगा दी। ZnS एक ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर कोई भी पार्टिकल आकर के गिरेगा तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो हमें एनोड के पीछे क्या दिखाई दी, ग्रीनिश येलो ग्लो दिखाई दी। इसका मतलब क्या हो गया कि इनसे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कहां टकरा रहे हैं, एनोड पे टकरा रहे हैं। और एनोड की तरफ क्यों आ रहे हैं, एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज था। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स थे कैथोड रेज के, ये कैसे चार्ज थे, नेगेटिवली चार्ज थे, क्योंकि हमने यहाँ परफोर्टेड एनोड काम में लिया। और इसके पीछे की जो स्क्रीन थी वो कैसी थी, ZnS थी, जिसपे कोई भी पार्टिकल आकर के गिरेगा तो ग्लो करेगा, वो हमें फ्लोरेसेंस की फिनोमेना दिखाई देगी, यहाँ पे फ्लोरेसेंस की घटना दिखाई देगी, ग्रीनिश येलो चमक हमें दिखाई दे रही थी। इज दैट क्लियर। इससे ये प्रूव होता है कि एक वास्तव में कैसे पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है आपका कैथोड रेज। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब इसका अप्रूवल कहां से हुआ कि स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही, हमने क्या किया, यहां बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या किया अपन ने, यहां पे बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो अपने में से रेज को पास नहीं होने देगा। क्लियर। तो हमें क्या हुआ, पीछे की तरफ शेडो दिखाई दी, इनकी पीछे की तरफ क्या हुई, शेडो दिखाई दी। इससे पता चला, अब देखो यदि ये स्ट्रेट नहीं आती तो आपको शेडो दिखाई नहीं देती, और ये रेज आ रही है, इसका मतलब क्या है, पीछे की तरफ शेडो दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। वास्तव में क्या थी, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही थी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज दे शो द मैकेनिकल इफेक्ट, दे शो द मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है दे हैव द पार्टिकल नेचर, दे हैव द पार्टिकल नेचर। बाकी आगे जब डिस्कवरी होती रहेगी तो वेव नेचर भी सामने आएगी हमारे। यहाँ इसी
प्रोसेस की, इस डिस्चार्ज ट्यूब की, इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं अपन। दे शो द मैकेनिकल इफेक्ट, इट मीन्स दे आर द पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल है इनके पास, तो ये क्या होगा, इनके पास मास भी होगा। क्लियर? ये ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब इनके पास क्या है, वेलोसिटी भी है। सो वी कैन से दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स 1/2mv², यानी कि इनके पास मास भी था, ये ट्रेवल कर रही थी, इसका मतलब इनके पास क्या थी, वेलोसिटी भी थी। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए, अब ये कैसे, ये आप और कैसे प्रूव किया गया इसके अंदर कि ये जो पार्टिकल्स है कैथोड रेज के, इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो क्या किया गया, यहाँ पे छोटे छोटे पेडल व्हील रखे गए, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पेडल व्हील। ये क्या हो गए, पेडल व्हील यहां पर रोटेट होना चालू हो गए। ये पेडल व्हील क्या होने लगे, रोटेट, घूमना चालू हो गए। इससे पता चला कि ये जो रेज आ रही है, वास्तव में ये जो रेज आ रही है, इनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? इनमें काइनेटिक एनर्जी थी, तभी तो पेडल व्हील क्या हो गए, रोटेट होना चालू हो गए, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये बात भी अप्रूवल हो गया आपके पास कि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मेन फीचर्स थे वो आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट आपके दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करेंगे। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। दे प्रोड्यूस एक्सरे, दे प्रोड्यूस एक्सरे, क्या प्रोड्यूस करती है, ये एक्सरे भी प्रोड्यूस करती है। ये कुछ इनके प्रॉपर्टीज थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रही थी, ये डिफ्लेक्ट हो रही थी। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है, चार्ज नहीं होता इनके ऊपर तो क्या होती, सीधी निकल जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रही थी, तो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जो ऐसे भी प्रूव किया गया कि परफोर्टेड एनोड था और ये इस जेडएनएस की स्क्रीन के आकर के टकरा रही थी, तो हमें ग्रीन, येलो या फ्लोरेसेंस या चमक यहाँ दिखाई दे रही थी, उससे भी पता चलता है कि इन पे क्या है, चार्ज पार्टिकल है। दे मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है, इसका मतलब पार्टिकल नेचर है, मास है, वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पेडल व्हील को क्या करती है, रोटेट करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्यों, हमने यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया जिसकी शैडो हमें पीछे की तरफ दिखाई दी। क्लियर? एंड दे शो पेनेट्रेशन इफेक्ट, दे शो पेनेट्रेशन इफेक्ट। अब पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ इनके बीच में एल्यूमिनियम की बिल्कुल पतली फॉइल रखी, तो उसमें से क्या हो गई, वो गुजर गई, उसमें छिद्र कर दिए उसने, तो हमेशा कह सकते हैं इनके पास पेनेट्रेशन पावर भी होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। लेकिन अभी भरोसा नहीं किया गया कि सभी के अंदर क्या ये पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो क्या किया गया, गैस चेंज की गई, इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज किया गया। ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड द नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर भी क्या कर दी, चेंज कर दी। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज विल रिमेन सेम, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम। ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोड मटेरियल, on changing the electrode material and gas, the properties of कैथोड रेज रिमेन सेम। भाई इसमें गैस चेंज की गई, बाद में ये भी तो देखा गया ना क्या सब में ये पार्टिकल है या नहीं है। तो क्या की गई, गैस चेंज की गई। इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड मटेरियल था, वो भी क्या किया गया, चेंज किया गया। लेकिन कैथोड रेज के जो प्रॉपर्टीज थे, डिफ्लेक्ट होना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जेडएनएस पे ग्लो, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ओपेक ऑब्जेक्ट से अपन शैडो प्रिपेयर की, वो सब के सब प्रॉपर्टीज क्या रहे, सेम रहे। इसका मतलब फिर ये निकला कि यार ये तो फंडामेंटल पार्टिकल है और ये सभी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक्चुअली जो प्रोसेस ये थी कि इतने लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे क्या थे, कोई भी गैस होगी तो वो क्या होगी, आयोनाइज हो जाएगी, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही निकलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये गैस चेंज करने पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यदि आप गैस चेंज कर दोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या रहेंगे, रिमेन सेम रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट दिया गया,
ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड द गैस द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम. इट मीन्स it does not depends upon the whatever the nature of the gas and whatever we use the electrode material, इस बात पे डिपेंड नहीं करता. So we can say it is the fundamental particle and subatomic particle, कि वास्तव में क्या है ये फंडामेंटल पार्टिकल ही है और सब एटॉमिक पार्टिकल ही है जो सभी गैसेस के अंदर, सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा. क्लियर. नेक्स्ट बात, फिर क्या किया जे थॉमसन ने, अभी भी पूरा भरोसा नहीं किया गया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है या सभी के अंदर प्रेजेंट होगा. इसने क्या किया, चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट किया, चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट किया और ये कितना है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम. चार्ज ऊपर है तो क्या हो गया कूलाम एंड पर किलोग्राम. क्लियर. अब क्या किया इसने, हर बार इसके अंदर नई गैस ली और हर बार क्या किया, ये चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या किया, कैलकुलेट किया. लेकिन क्या हर बार गैस चेंज की, इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज किया, देन ही फाउंड ऑलवेज द सेम रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास. इट इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज. क्लियर. अब क्या किया गया कि बार बार गैस चेंज की, इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज किया और हर बार क्या कैलकुलेट किया गया, चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट किया. इट इज ऑल्सो से दैट इट इज द E बाई एम. इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सभी के अंदर ही प्रेजेंट होता है. तो हम क्या कहेंगे, ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोड मटेरियल और गैस द E अपॉन एम रेशियो रिमेन सेम. ये E अपॉन एम रेशियो क्या रहा, सेम ही रहा. इसका मतलब thus इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल. वास्तव में क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है और क्या, या सब एटॉमिक पार्टिकल है, या क्या है, वास्तव में सब एटॉमिक पार्टिकल है. इज दैट क्लियर. कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है, हर बार गैस चेंज करने पर भी क्या मिल रहा है आपको, E बाई एम रेशियो सेम मिल रहा है. इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये सभी के एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि E बाई एम रेशियो हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो यहां से फिर भरोसा करना पड़ा कि वास्तव में कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है, वो पार्टिकल, कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है वो सभी के अंदर प्रेजेंट होता है. वो पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी रखता है, पेडल व्हील को रोटेट करता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करता है, ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे शेडो बनाता है, ZNS को क्या करता है, ग्लो करता है. क्लियर. पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होता है, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड करता है. वो पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है और वो सभी के अंदर प्रेजेंट होगा. और इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इसलिए नाम दिया गया कि इलेक्ट्रॉन ही है ये पार्टिकल, जो कि क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो वो क्या हो जाएगी, फिर आयनाइज हो जाएगी. इस तरह से कैथोड, इट मींस कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैथोड रेज क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है. क्लियर. तो हर बार चार्ज अपॉन एम रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सेम आना, ये बता रही थी कि ये पार्टिकल फंडामेंटल है, सभी में प्रेजेंट होगा और ये सब एटॉमिक पार्टिकल ही है. इज दैट क्लियर. अब इसके बाद में आगे जब डिस्कवरी हुई तो फिजिक्स के अंदर एक मॉडल था, ऑयल ड्रॉप मॉडल या ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मिलिकन ने किया था. किसने किया था, मिलिकन ने. एंड ही वॉज एबल टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट करने में क्या हो गया, सफल हो गया ये. क्लियर. और चार्ज कितना बताया इसने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. क्लियर. अब इन दोनों का यूज करके
क्या कैलकुलेट किया गया, इन दोनों का यूज करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैलकुलेट कर लिया गया। E/m इज इक्वल टू, दिस इज द 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम एंड इट इज द 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। कूलाम टू कूलाम कैंसिल एंड गिव द 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब क्या किया गया, हर गैस के लिए E/m रेशियो निकाला, फिर बाय द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलिकन चार्ज कैलकुलेट, चार्ज मिल गया तो हर बार मास भी क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो ये मानना पड़ा कि वास्तव में कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है वो पार्टिकल क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो सभी गैसेस के अंदर, सभी मॉलिक्यूल एटम, सभी एटम्स के अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? दैट इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम अपना बाकी है। अभी हमने यहाँ डिस्कशन नहीं किया कि हाई वोल्टेज की जगह लो वोल्टेज होता तो क्या होता, और लो प्रेशर की जगह हम हाई प्रेशर को मेंटेन कर दे तो क्या होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अभी अपने पास क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन एक तो ये कि लो प्रेशर ही मेंटेन क्यों किया गया है, तो उसका जवाब क्या है देखिए। वाई लो प्रेशर मेंटेन इन डिस्चार्ज ट्यूब इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक तो लो प्रेशर पर ही गैस क्या होगी, आयोनाइज होगी। लो प्रेशर मीन्स नंबर ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल यहाँ क्या है, लेस है। इट मीन्स उनके बीच में जो कोलिजन होने वाला है वो क्या है, कम होगा। अब आप सोचो यदि प्रेशर को क्या कर दिया जाए, हाई कर दिया जाए, तो पहली बात तो वो आयोनाइज नहीं होगी, आयोनाइज होगी, आयोनाइज नहीं होगी। डिक्रीज द दो रीजन है यहाँ लो वेलोसिटी के, सॉरी लो प्रेशर के दो रीजन है, इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रेज कमिंग फ्रॉम द कैथोड। यहाँ कैथोड से जो आने वाली रेज है उनकी वेलोसिटी भी क्या है, कम है। वेलोसिटी ज्यादा होगी यानी कि प्रेशर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो दे कोलाइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करेगी, कोलाइड करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी प्रिवेंटिंग हो जाएगी, रुक जाएंगे, वो कैथोड पर नहीं पहुंचेंगे। If the number of atoms present in the tube increases, if the number of atoms present in the tube increases, यदि ट्यूब के अंदर प्रेशर को इंक्रीज किया जाने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिए। इलेक्ट्रॉन वुड कोलाइड विद दीज एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स के साथ क्या होने लग जाएंगे, कोलाइड करने लग जाएंगे। दीज कोलिजन विल एक्ट एज ए ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाधा क्रिएट करेंगे इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कोलिजन होगा भाई, जैसे ही नंबर ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग के अंदर क्या आ गई है, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, बाधा आ गई है, जो उनको यहाँ एनोड पर नहीं पहुंचने देगी। ये वजह है कि प्रेशर को क्या किया गया है, मेंटेन किया गया है बाई लो प्रेशर। क्लियर? तो देखिए आपने लो प्रेशर की बात कर ली, हाई प्रेशर की बात करें। पहली बात तो देखो एक चीज़ ये भी नोटिस करने की है यहाँ कि जब इनको डिस्टर्ब किया जाएगा, किनको, हाई वोल्टेज को, लो प्रेशर को, हमने पहले ही ये बात एक्सप्लेन की थी कि जो जे थॉमसन था वो कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज की स्टडी कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, और उसने पाया कि नॉर्मल कंडीशन पर गैसेज आर बैड कंडक्टर, गैसेज क्या है, बैड कंडक्टर है। लेकिन जब प्रेशर को क्या किया गया, लो किया गया, और टेम्परेचर और वोल्टेज को क्या किया गया, हाई किया गया, ऐसी सिचुएशन के अंदर वो आयनाइज होना स्टार्ट हो गई थी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ था। तो देखिए एट हाई प्रेशर नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द ट्यूब बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनका आयोनाइजेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और हाई वोल्टेज का रीजन क्या है, हाई वोल्टेज का रीजन है इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, जिससे क्या होगा, वो आयोनाइजेशन पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज द आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? दिस इज द एक्सपेरिमेंट अबाउट द स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इज द डिस्चार्ज ट्यूब, और मैंने सभी पॉइंट इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।